अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। मुल्की सियासी मंजरनामे में मुलाकातों का सीजन उरूज पर है। लाहौर मुल्की सियासत का मैदान कारजार बना हुआ है, जबकि शहर में मॉडल टाउन, बिलावल हाउस और चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह इस वक्त सियासत का मरकज दिखाई दे रही है। इन सब मनाजिर का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाए। सियासी शतरंज के इस खेल में मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी चादरें बदलते हुए हुकूमत को अपने ही वजन से गिरने के बयानिए से पीछे हटते हुए अब उन्हें कभी नहीं के मोड़ पर आ चुकी है कि अभी नहीं तो कब होगा। इसके बावजूद हुकूमत मुखालिफ इस मुहिम में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मुख्तलिफ और मुतजाद बयानियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को पीडीएम के महाज से आगे बढ़ाया जाए और हुकूमत से निजात हासिल की जाए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तहरीक का हिस्सा बने बगैर यकनुकाती एजेंडे पर ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार है। ताहम मुस्लिम लीग का हुकूमत से निजात के लिए हर आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान पीपल्स पार्टी की कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। नून लीग ने फिलहाल नवाज शरीफ की कोर्ट में पहुंचा दिया है और इस हवाले से नून लीगी कैंप से क्या बातें सामने आ रही हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सीसी ने मियां नवाज शरीफ को इख्तियार दिया कि वो इस बारे में वो जो फैसले करेंगे वो उसको पूरी उनको सपोर्ट होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आइनी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और ये मुल्क जिस हद तक पहुंच गया है, आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आएगी। मेरे पास पहले तो लिस्ट नहीं थी, मगर अगर हम गिनना शुरू करें तो वो लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। हमसे राब्ते में तो बहुत से दोस्त हैं और मैं बताऊं ये वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन लोगों को तकलीफ है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब वक्त है उन लोगों के सामने आने का जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है या इमरान खान को बचाना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाने वाले बेशुमार होंगे। हुकूमत से निजात के लिए अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए ऑपोजिशन जमातों के पास इत्तेहादियों से राब्ता वाहिद ऑप्शन रह गया है। इस हवाले से गुज़श्ता शब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई और आज एमक्यूएम की क़यादत चौधरी बरादरान से मिलने पहुंची। बाद अज़ा मुत्तहिदा का वफ्द ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिलने मॉडल टाउन पहुंचा, जहां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने एमक्यूएम को कायल करने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया। शहबाज शरीफ का इसका तज़रा वो भी आपके सामने रखता है। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। अब ऑपोजिशन जमातें इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ हैं, मगर ताहाल इत्तेहादी जमातों की जानिब से ऑपोजिशन को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। आज भी चौधरी परवेज इलाही और एमक्यूएम ने ऑपोजिशन जमातों से हुकूमत से निजात का तरीकाकार बताने का मुतालबा किया, ताहम इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ देने के जवाबात देने से इनकार किया है। अभी तक भी इनडिसाइसिव दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें, मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं। अभी तो पर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी तो सारी बातें आपने कहा पर्ची खाने में सामान तैयार हो सामान तो सर आप लोग मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान, बड़ा देर है कच्चा ही खा लो। लगता है कि यह हुकूमत जाने वाली है और आप छलांगे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत जाती है आती है, तो देखें बुनियादी तौर पर हम सब जो सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, वो सियासत इसीलिए करते हैं कि हमारे पास इख्तियारात हों तो हम अपने लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें, अपने अपने हलकों में काम करा सकें। उसी सिलसिले में हमारी बारहा शिकायत भी पैदा होती हैं। तो ये कहना कि हम इधर चले जाते हैं, हर पार्टी जो है वो हुकूमत में आती है, आने की कोशिश करती है, तो हमारा भी राइट है। पहले अपोजिशन कोई चीज़ तय करके अपना एक एजेंडा सामने लेके आएगी। जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो हम जाकर अपनी हाईकमान को, अपने राब्ता कमेटी में सारी चीज़ें उनके इल्म में ले आएंगे, फिर जो भी फैसला होगा मुल्क की बेहतरी के लिए उसके ऊपर अमल करेंगे। अब इत्तेहादियों के इसी मुतालबे ने एक दूसरे की हरीफ जमातों मुस्लिम लीग नून और काफ लीग को भी राब्ते पर मजबूर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात का इम्कान है और ये मुलाकात आइंदा 2 रोज़ में हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जुमेरात को मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया, ताहम मुलाकात का दिन और वक्त अभी तय नहीं हुआ है। सियासी हरीफ और बदतरीन मुखालिफ बाहम शीरो शकर हो रहे हैं, मगर सवाल यह है कि ऑपोजिशन जमात को और इत्तेहादियों को क्या प्लान देगी, कौन कौन से इत्तेहादी ऑपोजिशन के साथ मिलने पर अदम एतमाद कामयाब होने के इम्कानात हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 179 जबकि ऑपोजिशन के पास 161 नशस्तें हैं।
यूं हुकूमत महज 18 नंबर्स की अददी अक्सरियत पर खड़ी है। इन नशिस्तों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 156, MQM के 7, मुस्लिम लीग काफ के 5, बाप पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3, जबकि अवामी मुस्लिम लीग और JWP का एक रुकन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवारान ने भी हुकूमत की हिमायत कर रखी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 84 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 56, JUI 14, जमात इस्लामी और ANP 1, इसी तरह BNP MK 4, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार भी ऑपोजिशन का हिस्सा है। इस नंबर गेम का जायजा लिया जाए तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM, काफ लीग, बाप और GDA अगर हुकूमत का साथ छोड़े तो 20 मेंबरान की हिमायत ऑपोजिशन को मिल जाएगी, मगर इसमें भी डॉक्टर फरूक नसीम MQM से ज्यादा हुकूमत के करीब है। गालिब इम्कान यह है कि ऑपोजिशन को 19 मेंबरान मिल जाएंगे, मगर इन नंबर्स पर भी हुकूमत को हटाने के चांसेस इंतहाई कम हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन इत्तेहादियों के अलावा हुकूमत की सफ़ों में नकब लगाए तो ही अदम एतमाद लाया जा सकता है। नंबर गेम और इत्तेहादियों से मुलाकातें कितनी बारावर साबित हो सकती हैं और क्या ये प्लान इम्प्लीमेंटेबल भी है, एक्शन हो भी सकती है, क्या वाकई इन हाउस चेंज हुकूमत के लिए खतरे का बाइस हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये ऑपोजिशन एक बार फिर से इकट्ठी हो रही है, ऑपोजिशन की अंगड़ाई क्या किसी तूफान का पेश खैमा हो सकती है? देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद बहुत मुश्किल होती है और पाकिस्तान की तारीख में एक भी तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ को कामयाब नहीं हुई। ठीक है, तो एक ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो बहुत मुअस्सर हुई थी, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, लेकिन वो भी नाकाम हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर है जब तहरीक अदम एतमाद होती है तो उससे एक सियासी तूफ़ान उठता है और सियासी तूफ़ान जो है उससे हुकूमत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। प्रोपेगेंडा होता है, चार्जशीट होती है और एक्टिविटी होती है, लोग इत्तेहादी इकट्ठे होते हैं। तो उससे चुनांचे यही हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नो कॉन्फिडेंस तो जीत गई, लेकिन अगला इलेक्शन हार गई क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ हुआ। तो अब भी मेरा ख्याल है हुकूमत जो अपोजिशन है उसको ये पूरा ज़ोर तो अपोजिशन लगाएगी। नंबर गेम का भी बड़ा कम फ़र्क है, लेकिन जितनी देर तक आपको पता है पाकिस्तान में जो बहुत सारी और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिर्फ नंबर गेम ही ज़रूरत ही नहीं होती, आपको अदारों की टेसिड सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। वो फ़िलहाल अभी तक जो सपोर्ट है वो तो हुकूमत के साथ नज़र आती है। वो अभी अगरचे वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन गैर जानिबदारी के बावजूद भी वो शायद सिस्टम को डिसरप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, कुछ तो है जिसने कम से कम ऑपोजिशन को इस मिनिमम एजेंडे के ऊपर इकट्ठा कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके सीनियर अकाबरीन यही समझते थे कि जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलती हम ईवान के अंदर किसी भी किस्म का चेंज नहीं ला सकते। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब 96H मॉडल टाउन पहुंचते हैं और उसके बाद मियाँ साहब भी अब इस पर कन्विंस नजर आ रहे हैं कि अब पानी सर से गुजर चुका है और अब तब्दीली नागुज़ीर है। देखिए, अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ये बदली है। पहले ये स्ट्रेटजी थी कि इशारा आएगा तो नो कॉन्फिडेंस होगी, अब वो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस होगी तो इशारा आ जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि ऐसे हालात तो बनाए जाएं, ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जाए जिसमें आम तौर पर जो है वो फिर बाकी अदारे जो हैं, बाकी हालात, बाकी इत्तेहादी भी फिर वो भी सपोर्ट करेंगे। सर, ये बात तो PDM के दिनों में भी आसिफ अली जरदारी साहब मियाँ साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी मान लो, हमारे तजर्बे से सीखो। इन हाउस चेंज से मुताल्लिक तो आसिफ अली जरदारी साहब उन दिनों में भी मियाँ साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि कम से कम मियाँ साहब कन्विंस नजर आ रहे हैं, उन्होंने लचक का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है? जी, मेरा ख्याल है कि आपस के जो मुज़ाकरात हैं और चीज़ों की समझ है और जो मामलात आगे चले हैं, तो अब सब कन्विंस हुए हैं कि नो कॉन्फिडेंस हुकूमत को हिलाने का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सानवी हैं, तो इसीलिए शायद इस रास्ते की तरफ सब चल पड़े हैं। सर देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ईवान में लानी है तो उसके लिए जैसे आप फरमा रहे हैं कि नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है और हुकूमत के पास भी थिन मेजॉरिटी है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव मेजॉरिटी तो है नहीं है। तो इसमें कौन अहम रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि काफ लीग से आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हो, MQM से शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं, आज उनका एक वफ्द शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके गया है। तो आपके ख्याल में क्या इत्तेहादी सरकेंगे या हुकूमती लोग अब ऑपोजिशन के साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे?
मेरा ख्याल है देखें, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होना जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब होगी तो ये इत्तेहादी जो हैं ये ज़रूर इसमें शरीक होंगे तो कामयाब होगी, क्योंकि अगली हुकूमत भी बननी है। सिर्फ एक वोट से अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए भी ज़रूरी होगा कि आपको कुछ इत्तेहादी भी मिले। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करेगी कि आप MQM हो या मुस्लिम लीग काफ हो या दूसरे हो, इन सब से रब्ता करें और वो रब्ते कर भी रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक कामयाब होनी हुई तो इत्तेहादियों में से भी कोई ना कोई हुकूमत का साथ छोड़ेगा फिर। लेकिन सुहेल राय साहब, जैसे आप तारीखी पस मंज़र के अंदर कह रहे हैं कि कोई भी इन हाउस चेंज, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है कि कामयाब नहीं हुई, तो इस इन हाउस चेंज के कामयाब होने के कितने इम्कानात हैं? आपको क्या दिखाई देता है? मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, 50-50 अभी चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी बड़ी थिन है, और दूसरी वजह यह है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है। अगर माहौल बन गया, अगर ऐसा माहौल बन गया, अभी तक माहौल नहीं बना, अगर ऐसा माहौल बन गया कि जिससे हुकूमत के निकलने का माहौल जिसको कहते हैं कि आवाम भी हो, सड़कों पर लॉन्ग मार्च भी हो रहा हो, पार्लियामान के अंदर नो कॉन्फिडेंस भी हो रही हो, तो फिर इस बात का इम्कान है कि एक पूरा मुल्क का मूड ही बन जाए हुकूमत को रुखसत करने का। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो सुहेल साहब, एक तरफ तो ये कि अपोजिशन सड़कों पर निकलेगी, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने खुद आवाम के साथ अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है कि वो अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमूमन तो हम अपोजिशन को देखते हैं कि वो आवाम से राब्ता कायम करती है, लेकिन यहाँ हुकूमत ने इससे पेशतर कि अपोजिशन राब्ता कायम करे, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो जलसे करेंगे और जहाँ पर वो अपने ब्रांड वज़ीर आज़म को सामने रखेंगे। तो आपको क्या दिखाई देता है कि हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, क्या वो कारगर साबित होगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है। हुकूमत को अपने डिलीवरी जो है, हुकूमत को अपने काम करने पड़ते हैं। हुकूमत को जलसे करने की ज़रूरत नहीं होती। हुकूमत अपनी डिलीवरी से, अपने कामों से, अपने एक्शन से जो है वो हुकूमत जो है वो अब बोलती है। वो उसको अपोजिशन जो है वो जलसों से बोलती है। तो ये अपोजिशन का काम ना लें इमरान खान अपनी हुकूमत से, इसकी बजाय एक्शंस लें, महंगाई को कंट्रोल करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, जो अपनी हुकूमत की खामियां हैं उनको ठीक करें। इसकी बजाय जलसे करेंगे तो ये तो एक तसादम की फ़ज़ा होगी, उधर वो जलसे कर रहे होंगे, इधर ये जलसे कर रहे होंगे, तो इससे मुल्क की जो सियासी फ़ज़ा है वो मज़ीद तसादम की तरफ जाएगी। अच्छा सुहेल साहब, देखिए 4 साल के अंदर ऑपोजिशन को भी नाकामी का सामना करना पड़ा है, नाकामी का मुंह देखा है, वो लेजिस्लेशन के मामले पर हो या वो बजट के मामले पर हो, फनास तरमीमी बिल के मामले पर हो, और दीगर कुछ मामले PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की अलहदगी हो। क्या अब की बार अगर कोई इन हाउस चेंज की स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती या कोई तब्दीली या जो फ़ज़ा बनाने की ऑपोजिशन कोशिश कर रही है, अब की बार फिर नाकामी होती है, तो क्या उठने का फिर मौका होगा ऑपोजिशन के पास या हुकूमत मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि ये दोनों बातें सोची जा सकती हैं। एक सोची जा सकती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो हुकूमत को फ़ायदा होगा, लेकिन वक्त इतना थोड़ा है कि हुकूमत अगर 2 महीने 3 महीने अपोजिशन जो है वो एक ज़ोर लगाएगी, प्रोपेगेंडा करेगी और नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं भी होती, तो उस प्रोपेगेंडे का जहर जो है वो तो लोगों के दिलों में घुल जाएगा और हुकूमत जो है उसका तासुर अच्छा नहीं होगा। और हुकूमत चाहे फिर जितना भी ज़ोर लगाती रहे, अगले इलेक्शन में उसकी जो बदनामी है वो हो जाएगी। नहीं तो फिर ये समझा जाए सुहेल राय साहब कि ऑपोजिशन भी टाइम बाय कर रही है या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटली ये आम इंतखाबात की तैयारी है जो 2023 के अंदर होने पर? जी हाँ, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि फिर ये, और दूसरा ये है कि ये हुकूमत अपोजिशन ये चाहती है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुई तो फिर अगली नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो अब उन्होंने ये सोच लिया है कि इस हुकूमत को बैटर नहीं देना, इस हुकूमत को हमने टफ टाइम देते रहना। आप ये कह रहे हैं कि बतदरीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी आप ये समझ रहे हैं कि रूट पहला ये होगा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव ना लाई जाए, उससे पहले स्पीकर के खिलाफ या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाए और ये बतदरीज आगे बढ़ा जाए, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ इनकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो गई तो फिर ये दोबारा फिर तहरीक लाएंगे, फिर भी वज़ीर आज़म के खिलाफ। इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने अब आराम से बैठने नहीं देना।
यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलसल होगा और वजीर आजम के अगेंस्ट पार्लियामान के अंदर ही ऑपोजिशन कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए सर 27 फरवरी को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकलने का इरादा रखती है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जो पीडीएम की खास तौर पर जमातें हैं वो इनको ज्वाइन करेंगी, या इससे पहले पहले इस तरह की कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी? मेरा ख्याल है कि अलग अलग करेंगे। जो लॉन्ग मार्च है वो इकट्ठा नहीं होगा, वो अलग अलग ही होगा। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। और सुहेल साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो पहले आएगी लॉन्ग मार्च से, या लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद की मूव बनेगी? मेरा ख्याल है उसकी डेट्स तो अभी तय भी नहीं हुई, तो इसलिए उनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि ऑपोजिशन से जब हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन तो अभी अपने ताश के पत्ते सीने से लगाकर खेल रही है, कुछ भी बताना नहीं चाहती है, ना इस मूड में है। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि पहले माहौल बने, एक लॉन्ग मार्च का माहौल हो, लोग सड़कों पे निकले हो, उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखिए, एक तासुर ये भी है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और अपॉइंटमेंट से पहले ही ऑपोजिशन ये चाहती है कि ऐसा कुछ फैसला हो जाए या कोई ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि उससे कुछ मुक़्तदिर हलकों को भी पैगाम रसानी हो। तो आपको लगता है कि आने वाले 45 डेज़ से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अगले 45-50 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, तो क्या आने वाले 45 डेज़ के अंदर ही कोई क्रूशल डेवलपमेंट होगी सर? रेहान साहब, आपकी ये बात सही है। जब भी हमारे यहाँ क्रूशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होती हैं तो पॉलिटिकल टर्माइल भी साथ आता है, और ये अब भी वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ रिलेटेड ये पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो वाबस्ता है। अब देखें कि लेकिन ये भी है ना कि हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है उसको सेटल कर ले, पॉलिटिकल टर्माइल आने ही ना दे, उसको वक्त से पहले ही सेटल कर ले। अच्छा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि वो नवंबर का इंतजार नहीं करें, यानी साल के इख्तिताम का नहीं, बल्कि उससे पहले मामला सेटल डाउन हो जाए। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी खुद हुकूमत के लिए। लेकिन सर, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ये भी बताती है कि कोई भी वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका हो, क्योंकि हुकूमतों ने 5 साल मुकम्मल किए, पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद नून, लेकिन कोई वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। तो इसके कितने इम्कान है, क्योंकि इस पर अब बात हो रही है कि क्या इमरान खान साहब 5 साल का टेन्योर बतौर वजीर आजम पूरा कर सकेंगे? इस पर मेरी दो राय हैं। एक तो मेरी ज़ाती राय है कि पूरे करने चाहिए। 5 साल का मैंडेट हर जमहूरी हुकूमत को है और वो पूरा करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये अब हालात पे डिपेंड करता है, कि दूसरी राय ये है कि अब हालात पे डिपेंड करेगा, नो कॉन्फिडेंस कितनी मुअस्सर होती है, कितनी कोलेशन पार्टनर जो हैं वो टूटते हैं, कितने नहीं टूटते, ये सारा देखना पड़ेगा, फिर अंदाज़ा करना पड़ेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। अच्छा सर, लास्टली ये फरमाइएगा कि इससे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है उसके बाद फौरी तौर पर नेक्स्ट इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब उस हवाले से भी मियां साहब काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। तो इससे तो यही तासुर मिलता है, जैसे आप फरमा रहे हैं, कि सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइप को मूव लाना मकसूद है, उसके बाद अभी फोर्स ही नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि ये कहा जा रहा है कि नून को मौका दिया जाए, क्योंकि नून सबसे बड़ी पार्टी है, तो नून को मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। ये कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन है या तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन ये कंसेंसस है? कम अज कम पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान यही कंसेंसस कि नून लीग जो है वो नेक्स्ट सर्वे, और ये सेटलमेंट हो गई है कि मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शेयर वही मिलेगा जो सिंध का शेयर है, और उसके बाद नून लीग जो है वो मेजॉरिटी ले जाएगी? जी, नून लीड करेगी जी। और सर, ये जो 96H के अंदर मुलाकात हुई है, ये कंसेंसस उसी में डेवलप हुआ है या उससे पहले हो चुका है सर? जी, मेरा ख्याल है कन्वे हुआ है उसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। और ये मैसेज जो है, क्या ये मुख्तदिर हलकों को काबिल कबूल होगी ये अरेंजमेंट? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ तो सबके लिए काबिल कबूल है, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ साहब को ये बात काबिल कबूल होगी कि उनको माइनस कर दिया जाए या उनकी साहबजादी को माइनस किया जाए और फिर मामला आगे चले? मेरा ख्याल है उनके लिए भी काबिल कबूल होगी, उनके लिए भी काबिल कबूल होगी। सुहेल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और यकीनन आप तो बड़े बावसूख जराए से ये बात कर रहे होंगे, मुस्तनद बात करते हैं। ये क्या सेटलमेंट पावर ब्रोकर्स के साथ भी हो गई है मियां साहब की सर? नहीं, पावर ब्रोकर्स के साथ नहीं, कम अज कम पॉलिटिकल कंपोनेंट्स के दरमियान हो गई है।
और मेरा ख्याल है कि यही वो सेटलमेंट है जो पावर ब्रोकर्स को भी काबिल कबूल है, जिसमें मियाँ साहब ना हो, उनकी साहबजादी ना हो, शहबाज शरीफ साहब तो फिर काबिल कबूल है पावर ब्रोकर्स को भी। सर ऐसा ही लगता है, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी सेटलमेंट है तो फिर तो आने वाले वक्तों में तब्दीली नविश्ता दीवार है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे 1.5 माह की जद्दोजहद 1.5 मिनट में आलमी तवज्जो कैसे मिली है और क्या हुआ है, इस ब्रेक के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। नरेंद्र मोदी के नाम नेहाद जमहूरी देश भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात पर कॉलेजेस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो भी मुसलमान तालिबा हिजाब पहनकर कॉलेज आने की कोशिश करती है तो जाफरानी ब्रिगेड पर मुश्तमिल आरएसएस के इंतहा पसंद उसे हिरासा करते हैं, उस पर जिंदगी तंग कर दी जाती है, जुमले कसे जाते हैं। 1.5 माह से कर्नाटक की तालिबात हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कर्नाटक में हिजाब बमुकाबला जाफरानी खंडवा का तनाज़ा हर आने वाले दिन में जोर पकड़ता जा रहा है। लेकिन इस 1.5 माह की जद्दोजहद और एहतजाज पर पीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबा की 1.5 मिनट की जद्दोजहद हावी हो गई है, जिसने सिर्फ बड़े सगीर पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम नेहाद जमहूरी चेहरा बेनकाब कर दिया है, जिसकी अल्लाहू अकबर की सदा ने भारत के सेकुलरिज्म के ढोंग को अयां कर दिया है। हुआ यूं कि पीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की तालिबा जूं ही अपने स्कूटी पार्क करने के बाद अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ती है, वो पार्किंग एरिया पार्किंग लॉट में अपनी स्कूटी को पार्क करती है, डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है, तो उसे आरएसएस के इंतहा पसंद घेर लेते हैं। वो पूरे इत्मीनान के साथ आगे बढ़ती जा रही है। अगर वो फुटेज सामने रख सके जहां पर वो तालिबा आई है और स्कूटी पार्क की है, ये वो तालिबा है असल में। जब जाफरानी ब्रिगेड के नारे नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं तो ये तालिबा उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती है। ये तालिबा जिसे पूरी दुनिया शेरनी के नाम से मुखातिब करती है, थोड़ी देर रुकती है, जय श्री राम के जवाब में नारे तकबीर बुलंद करती है, फिर आगे बढ़ती है, उसे दोबारा रोका जाता है और दोबारा नारे तकबीर बुलंद करके आगे बढ़ जाती है। गोया वो यूं कह रही हो कि मफामत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। हुआ क्या, जरा उसका एक मंजर आपके सामने भी रखता है। अल्लाह अकबर की सदाएं वो पूरी दुनिया में गूंज रही हूं, जैसे कि एक निहत्ती तालिबा है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसने बुर्का पहन रखा है, उसने हिजाब कर रखा है, सिर्फ उसका ये कसूर है। और भारतीय इंतहा पसंद मोदी सरकार, आरएसएस के गुंडे जिस तरह उस तालिबा को घेरते हैं और कैसे अल्लाह अकबर की सदाएं ना सिर्फ ये कि भारत भर के अंदर गूंज रही होंगी, हिंदुत्व के नजरिए के हामियों के कानों में यकीनन दर्द हो रहा होगा, तो पूरी दुनिया भी भारत का जो सेकुलर चेहरा है वो देख रही होगी कि भारत कितना सेकुलर है, कितना डेमोक्रेटिक है। कर्नाटक में जारी तनाज़े का जायजा लिया जाए तो तकरीबन 1.5 माह कबल एक कॉलेज के बाहर 6 तालिबात को हिजाब पहनने पर रोका जाता है, जिसके बाद कई कॉलेजेस में हिजाब पर तलबा और इंतजामिया के दरमियान खूब बहस हुई। तालिबात ने एहतजाज किया, मगर इस एहतजाज के जवाब में नरेंद्र मोदी की पार्टी के इंतहा पसंद हिजाब के जवाब में जाफरानी चादरें ओढ़कर कॉलेजेस आना शुरू हो गए। और जैसा कि इस मंजर में देखा गया, कर्नाटक के कई कॉलेजेस में हिजाब के हक और मुखालिफत में होने वाले मुजाहिरों के पेश नज़र वजीर आला बसुराज बोमई ने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद रखने का हुक्म सादिर किया है। कर्नाटक के वजीर आला ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं कर्नाटक के तलबा, असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया के साथ साथ आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील करता हूँ। मैंने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को अगले 3 दिन तक बंद रखने का हुक्म दिया है। कॉलेजेस की जानिब से हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एक तालिबा ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया था, जबकि दीगर तालिबात ने भी इस बात का दावा किया था कि क्लास में हिजाब पहनने से रोकने के सबब उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। उधर आज हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी तनाज़े के दरमियान कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी बरादरी हमें देख रही है और ये अच्छी बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार तलबा को 2 महीने के लिए हिजाब पहनने की इजाज़त देने की दरख्वास्त से मुत्तफिक नहीं है, वो इस मामले को मेरिट पर उठाएगी। जस्टिस कृष्णा एस वीक्षित की सरबराही में कायम बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी फैसले की मुखालिफत हो रही है और तलबा सड़कों पर हैं, सभी वाक़यात पर नजर रखी जा रही है। बेंच ने कहा कि हमारे लिए आइन भगवद गीता के बराबर है, हमें आइन के मुताबिक ही काम करना होगा। मैं आइन की हल्फ लेने के बाद इस सूरत हाल पर आया हूं कि इस मामले पर जज्बात को अलग रखकर सोचा जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि सरकार कुरान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती, पसंद की ड्रेस पहनना बुनियादी हक है। हालांकि सरकार बुनियादी हुकूक पर पाबंदी लगा सकती है, यानी
एक तरफ कोर्ट का डिसीजन है, दूसरी तरफ आरएसएस के गुंडे हैं और मोदी सरकार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो रहा है। अब एक क्विक शॉर्ट ब्रेक ले रही है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि कराची की सियासत का रुख इस वक्त क्या है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, एक धरना वो था जो जमात इस्लामी का था, एक धरना आपका था। कमोबेश वही मुतालिबात आपके थे जो जमात इस्लामी के थे, तो वो कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो पीपल्स पार्टी हुकूमत से आपने मनवा ली और जमात इस्लामी ना मनवा सकी? बहुत सारे मुतालबात, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमने पाँच पेज का पूरा एक एग्रीमेंट जो है वो इशू भी किया है और जो कि साइन एग्रीमेंट है, 5 पेजेस का साइन एग्रीमेंट है। और अगर तो सेम मुतालबात होते तो जाहिर सी बात है वो पीपल्स पार्टी पहले दिन ही आती और बात मान जाती। 6 दिनों में हमारे 5 दफ़ा मुज़ाकरात हुए 6 दिनों में, तो वो कौन सी बात थी जिसके ऊपर अगर वो पहले से मानी भी थी उन्होंने बातें जमात इस्लामी की और हमारी भी बात अगर सेम होती तो जो वो पहले दिन ही एग्रीमेंट हो जाता हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो मिनिस्टर हजरात आए थे उनकी टीम, उन्होंने कहा कि हाँ चंद बातें यकीनन ये जो वाटर बोर्ड के हवाले से और सॉलिड वेस्ट वगैरह के हवाले से हमारी बातें जो है वो यकीनन सिटी की बात है तो कई बातें मुश्तरका होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो कि उसमें आप अगर हमारे पेपर्स को पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट होंगी। उसमें जो जिस तरह से हमने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को डिविजिबल पूल को एक्सप्लेन किया है और अपने मुतालबात में उसकी एक्सप्लेनेशन दी और मनवाई है और पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के लिए राजी हो गई है। मतलब ये जो मुतालबात आपके थे या जमात इस्लामी के थे, अब थ्रू सिंध असम्बली इसको अकोमोडेट किया जाएगा, यानी थ्रू कानून साजी इसको अकोमोडेट किया जाएगा पीपल्स पार्टी, और क्या इरादा रखती है कितने दिनों के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे? जी यही बात है। देखिए हमारे साथ जो मुआहदा है वो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और हमने उस मुआहदे में यही बात हुई हमारी कि वो असेंबली का इजलास की जब तक उन्होंने डेट नहीं दी है और जब तक उन्होंने इसको कमिटमेंट नहीं किया और पब्लिक के सामने उन्होंने मीडिया के सामने मैंने उनसे डेट कहलवाई है बाकायदा और 11 से 18 तारीख तक के दरमियान इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बातें कानून का हिस्सा बन जाएंगी ये चीज़ें। और हमने इसीलिए अपना धरना जो है वो ख़त्म नहीं किया, उसे मौखर किया है और खुदा न खास्ता अगर कोई कमी रह जाएगी और उसमें कोई बात हुई तो डेफिनेटली फिर हम अपने अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। और हमने ये बात कह दी है कि फिर हम अपने अगले लाहेमल के ऐलान करने के लिए हक बजानिब होंगे, क्योंकि जो हमारी बातें हैं वो कोई जिसे कहते हैं कि वो लग्जरी नहीं है, वो तो हमारी नेसेसिटी है, वो बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हर हाल में वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकल कर उसको सिंध की कराची से लेकर कश्मीर तक की गलियों में हर हाल में आना है। अगर ये नहीं होगा तो अब ये सूबा या मुल्क या शहर नहीं चल सकता आगे। ठीक है, यानी ये धरना खत्म नहीं हुआ, 18 फरवरी तक मौखर हुआ है और अगर ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते, यानी अगर इसको कानून की हैसियत नहीं मिलती तो फिर धरना फिर से शुरू हो जाएगा और वही मुतालिबात आप फिर रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए मुस्तफा कमाल साहब, MQM के मुख्तलिफ धड़े फिर से यकजा होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो इशरतुल इबाद साहब से मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें हों, यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होंगी, तो उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब या पाक सरजमीन पार्टी अभी तक मिनहा माइनस साइडलाइन दिखाई दे रही है। इस हवाले से ये क्या डेवलपमेंट हो रही है ख़ासतौर पे MQM के धड़ों के यकजा होने से मुताल्लिक? सर देखिए, मैं उनके बारे में तो मेरे पास कोई मालूमात या नहीं, मेरे पास ना टाइम है ना मुझे मालूमात हैं। मैं अपने बारे में आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी MQM का धड़ा नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी एक अलग आइडेंटिटी रखती है, एक अलग नज़रिया रखती है, एक अलग अपनी शनाख्त रखती है और वो ये है कि हम इस सूबे में और इस मुल्क में हम लिसानियत की सियासत नहीं कर रहे। मेरे पास आज सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, अपने हमारी सेंट्रल कैबिनेट से लेकर नीचे तमाम ग्रास रूट लेवल तक तमाम कैडर में जो है वो तमाम ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं और हमने लिसानी सियासत नहीं की। और आपने धरने में जिन लोगों ने भी नज़र डाली होगी, हमारे पास हर ज़ुबान का बोलने वाला आदमी मौजूद था। ये हमारी ब्यूटी है, क्योंकि ये कराची मल्टी एथनिक बैकग्राउंड का ये शहर है। लाखों की तादाद में
हर ज़ुबान बोलने वाले रहते हैं। अगर मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फ़ख्र है, लेकिन अगर मैं अपने मुहाजिर होने के हवाले से सियासत करूँगा सिर्फ, तो मैं अपनी कम्युनिटी को आइसोलेशन में ले जाऊँगा। जहाँ पर पख्तून है, यहाँ पर बलोच हैं, सिंधी, फिर वो भी जा जाके ठीक है, लेकिन आप गेज तो कर रहे होंगे ना, मतलब आप ऑब्वियसली कराची के अहम स्टेक होल्डर्स हैं, आप गेज तो कर रहे होंगे कि 1991 से 2016 तक, खास तौर पे उस खास तकरीर तक जिसके बाद बैन हुआ, अगर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। यानी आपने उस पर कोई एनालिसिस तो किया होगा ऑब्वियसली, अगर आपके काउंटर पार्ट है। नहीं, मैं इस पर कोई आपको कमेंट नहीं देना चाहता, मेरा कोई काउंटर पार्ट नहीं है। मैं इनको डेफिनेटली जो लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है, और हम अपनी सियासत कर रहे हैं, अपना नैरेटिव दे रहे हैं, और ये वक्त और हालात चेंज हो गए हैं सारे, और अब ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं बिक सकती। देखिए, लेकिन एक बार फिर कराची में जो लिसानी सियासत है वो रिवाइव होती हुई तो दिखाई दे रही है, तो क्या ये मोहलिक नहीं होगा एक बार फिर कराची के लोगों के लिए? जी, कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रही वो। कोशिश ज़रूर की जा रही है, लाश को बेचने की कोशिश की जा रही है, लाशें गिराने की कोशिश की जा रही है, नफ़रत अंगेज़ जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारी कोशिशों के बावजूद लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगर ऐसा होता तो फिर जो है वो आज शहर में मसले मसाइल हो रहे होते। अल्लाह का शुक्र है कि पाक ज़मीन पार्टी के झंडे के नीचे हमारे धरने में हर ज़ुबान बोलने वाला जो शख्स था वो इतनी माशाल्लाह से बड़ी तादाद में था कि लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा है। तो मुस्तफा कमाल साहब, इस कोशिश का हदफ क्या है? देखिए, जमात इस्लामी का धरना हो, जमात इस्लामी की सियासत में तहर्रुक आ जाए, MQM की तरफ से वो एक लाश के ऊपर एक रैली हो, ऑब्वियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रैली होती है, लोगों का इकट्ठे होना, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको भारी मैंडेट दिया कराची ने, क्या उसके खिलाफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट रूल आउट करने की कोशिश की जा रही है? ये हो क्या रहा है बुनियादी तौर पर, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। जी, देखिए, लोगों के पास चूँकि कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है काम की, इसलिए वो लोग जिनके पास कुछ लोगों को बताने के लिए नहीं कि उन्होंने उनके लिए किया क्या है 40-40 सालों में, वो इस तमाम नारों के पीछे, लिसानियत के पीछे छुपना चाहते हैं, वो किसी लाश के पीछे छुपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस शहर में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिसके बाद लोगों के सोचने समझने और सवाल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। लोग जो है वो सिर्फ नफ़रत की आग में इतने मुब्तला हो जाएं कि उनकी ये ताकत जो है वो छिन जाए। ये सिंपल सी बात है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ये मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने इस शहर को आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से बनवाया है। लोगों को हमारे काम की लेगेसी पता है, लोगों को हमारे खड़े रहने की लेगेसी पता है। हमने उस वक्त इस शहर में आवाज़ लगाई जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा यहाँ पर मौत थी। यहाँ पर लोग मरते थे, 22 लोग, यहाँ पर लोग लापता होते थे। आज मेरी कम्युनिटी के लोग लापता नहीं हो रहे, मेरी कम्युनिटी का नौजवान मर के शोधा कब्रिस्तान नहीं जा रहा, आज मेरी कम्युनिटी से कोई नफरत नहीं कर रहा, आपस में लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन 6 सालों में। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, देखिए, अगर कराची की सियासत में वो इंतशार होगा, या वो डिवीजन होगी, या वो लिसानी सियासत होगी, तकसीम होगी, तो अल्टीमेटली, और फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है जो आपके मुतालिबात भी मान रही है, जमात इस्लामी से धरना होता है, मुतालिबात मान लिए जाते हैं, खत्म हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसका क्रेडिट फिर किसको मिलेगा और इसका फायदा किसको होगा? क्या पीपल्स पार्टी फिर बेनिफिशियरी होगी इसकी? नहीं, पीपल्स पार्टी क्यों बेनिफिशियरी होगी इसकी? जो है वो लोगों को लोग जो है वो सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि लोगों के रवैयों में चेंजेस आ रही हैं। हमने NA 249 का इलेक्शन लड़ा, हमारे 1200 वोट थे 2018 में, और हमारे जो है वो 9,500 वोट हो गए 2018 में, 2021 में, और 9,500 वोट हो गए। और जो जीतने वाली पार्टी है वो 15,500 वोट लेकर जीती है। ये भी नहीं कि कोई 50,000 वोटों से जीते हैं। तो लोगों की सोचों में तो फ़र्क आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे से एक कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया। अगर मुझे 6,000 वोट मुहाजिरों ने दिया है तो वहाँ पर 3,500 वोट मुझे जो है वो पख्तूनों ने और पंजाबियों ने वोट दिया वहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है। और हर वक्त, हर दिन के गुजरने के साथ साथ हमारी बात जारी है लोगों तक। और अगर इस शहर में तब्दीली आनी है, लोगों के काम होने हैं, तो ये वाला काम तो अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से करवाया। और पाक से ज़मीन पार्टी के अलावा इस वक्त तो कोई जमात नहीं है जो इस शहर को सर्व कर सकती है अच्छी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मीरे रियासत के दर पे दस्तक देंगे इस ब्रेक के बाद।
बैक। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कौम को दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा दिया था, मगर हर बार मुल्क में दो पाकिस्तान देखे गए हैं। मिनी बजट के जरिए आवाम पर टैक्स का बोझ लादा गया, मगर साथ ही खामोशी से सदर ममलिकत गवर्नर्स और ब्यूरोक्रेट्स को 17% सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना भी दे दिया है। लेकिन इसकी एक नहीं दो पाकिस्तान की मिसाल बरकरार रखते हुए जहां मुल्क के आला हुक्मरानों पर आयद सेल्स टैक्स वापस ले लिया है, वहीं से बेकरीज और रेस्टोरेंट्स में फरोख्त होने वाली रोटी और दीगर खुर्दनी अशिया पर भी बरकरार रखा गया है। मीर रियासत, जब सदर ममलिकत को 17% सेल्स टैक्स की छूट है तो एक झोंपड़ी में परवरिश पाने वाले शीर खार का क्या कसूर है जो अपने दूध पर भी 17% टैक्स अदा करता है? अस्पताल के बिस्तर पर पड़े मरीज का क्या जुर्म है जो बीमारी के दौरान डबल रोटी खाने पर भी टैक्स अदा करे? मीर रियासत, क्या इसी पाकिस्तान का वादा आपने कौम से किया था? यकीनन ये सोचने की बात है। दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा महज नारा ही दिखाई दे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।